नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहां तेल की नदियां बहती हैं लेकिन लोग कचरे के ढेरों से रोटी चुराते हैं। जहां लोकतंत्र का मतलब सिर्फ कागज पर वोट डालना नहीं बल्कि बंदूकों की नली के सामने खड़े होकर चिल्लाना है, वहां कैसे एक महिला इंजीनियर से निकलकर विद्रोह की मिसाल बन गई। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसने तानाशाही के अंधेरे में लोकतंत्र की रोशनी को जलाए रखने का भरपूर प्रयास किया। जी हाँ, लोकतंत्र की रोशनी को। उस महिला का नाम मारिया कोरिना मच्चोडा है, जिसे हाल में ही 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ पुरस्कार की नहीं बल्कि एक पूरे राष्ट्र की है। फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी बिकॉज दिस विल गिव अस अ न्यू डायरेक्शन। यूं कहूं तो रियल लाइफ का वो चैप्टर जो हमें सिखाता है कि साहस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। उससे पहले एक नजर डालते हैं वेनेजुएला के ऊपर। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का वो देश जो कभी दुनिया का सबसे अमीर था। वहां पे दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार 300 बिलियन बैरल से ज्यादा। 1990 के दशक तक वहां की अर्थव्यवस्था चमक रही थी, लेकिन 1999 में ह्यूगो चावेज के सत्ता में आते ही सब कुछ ध्वस्त हो गया। चावेज ने वादा किया था समाजवाद का, गरीबों का सशक्तिकरण करेंगे। शुरू में थोड़ा किए भी, मगर जल्द ही चीजें बिगड़ने लगी। महंगाई 1 मिलियन % पहुंच गई। महंगाई इतनी बढ़ गई कि 7 मिलियन से ज्यादा वेनेजुएला वासी देश छोड़कर कहीं दूसरे जगह पे शिफ्ट हो गए। साल 1967 काराकास वेनेजुएला की राजधानी। वहीं वेनेजुएला जिसे कभी लैटिन अमेरिका का सऊदी अरब कहा जाता था, वहीं 7 अक्टूबर को एक बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम मारिया कोरिना मच्चोडा। पिता स्टील उद्योग के सफल बिजनेसमैन और मां गृहिणी। मध्यवर्गीय परिवार में उसका जन्म होता है। कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की, फिर हार्वर्ड से फाइनेंस में मास्टर्स। वो सफल इंजीनियर बनी और कारखानों में मशीनें ठीक करने लगी। लेकिन मारिया की आंखों में वो चिंगारियां जलने लगती जब वो सड़कों पर भूखे बच्चों को देखती जो तेल के अमीर देश में कचरे के ढेरों से गुजर बसर कर रहे थे। वो सोचती, क्या ये वही देश है जो लैटिन अमेरिका का सऊदी अरब कहा जाता था? ये सवाल मारिया के मन में घर कर गया। अब उसे लगने लगा मशीन ठीक करने से ज्यादा जरूरी समाज को सीधा करना है। इसलिए सन 1992 में सिर्फ 25 साल की उम्र में उसने एथेना फाउंडेशन शुरू किया। काराकास की सड़कों पर भटकते अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन की व्यवस्था की। हजारों बच्चे जुड़े। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ दान नहीं था, ये मारिया की पहली पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी। उसने देखा कि वेनेजुएला का तेल धन ऊपर तक पहुंचता है, नीचे तक नहीं। ये असमानता ही तो तानाशाही की जड़ है और यहीं से शुरू होता है सफर जो हमें लेकर जाएगा 2002 के उस तूफान की ओर जहां ह्यूगो चावेज की सत्ता पर पहली दरार पड़ी। साल 2002 ह्यूगो चावेज वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे, एक पूर्व सैनिक जो सोशलिज्म ऑफ द 21वीं सदी का नारा देता है। लेकिन उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार, दमन और आर्थिक लूट के आरोप लगते हैं। जनता सड़कों पर उतर आता है। उस वक्त मारिया की उम्र 35 वर्ष की थी। वह चुप नहीं बैठी। वो सुमाते नामक संगठन की सह संस्थापक बन जाती है, जो संगठन चुनावों की निगरानी करता है, लोगों को वोट कैसे दें ये सिखाता है। सुमाते पर हमला शुरू हो गया। सरकार ने कहा ये विदेशी एजेंट है। मारिया को धमकियां मिलने लगी, लेकिन वो रुकी नहीं। 2010 में वे नेशनल असेंबली के लिए चुनाव लड़ी और रिकॉर्ड वोटों से जीती। लगभग 1 लाख से ज्यादा वोट, पूरे देश में सबसे ज्यादा उसी को वोट मिला था। असेंबली में वो चिल्लाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ। फिर भी 2012 में विपक्षी प्राइमरी में राष्ट्रपति पद के लिए लड़ी, लेकिन हार गई। फिर भी वे विपक्ष की आवाज बनी रही। 2014 ये साल वेनेजुएला का टर्निंग पॉइंट था। मजदूरों के खिलाफ बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, छात्र सड़कों पर उतरे क्योंकि अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही थी। मारिया इनका नेतृत्व करने वाली बनी, लेकिन सरकार ने जवाब दिया गोलियों से। सैकड़ों मारे गए, हजारों गिरफ्तार। मारिया को असेंबली से निकाल दिया गया और आरोप लगाया गया कि वे अमेरिकी एजेंट हैं। उसी समय पनामा में उन्हें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेटस में बोलने का मौका दिया गया। मारिया ने वहां खुलासा किया मादुरो राज के मानवाधिकार उल्लंघन, दमन, आर्थिक तबाही का कारण है।
ये स्पीच इतनी जोरदार थी कि दुनिया भर में वेनेजुएला का मुद्दा उठा, लेकिन घर लौटते ही उन पर राजद्रोह मुकदमा चला। कहा गया वे मादुरो की हत्या की साजिश रच रही हैं। घर पर छापे, धमकियां, मारिया के पति और बच्चे डर गए। लेकिन मारिया ने फैसला लिया, या तो परिवार या देश। उन्होंने देश चुना, बेटी को अमेरिका भेजा, खुद लड़ी। 2017 में मारिया ने वेंते वेनेजुएला पार्टी बनाई, लिबरल फ्री मार्केट वाली। ये पार्टी थी लोकतंत्र की बहाल के लिए। उसी साल उन्होंने एक गठबंधन शुरू किया विपक्ष दलों का एकजुट करने का। विपक्ष जो साल से बटा हुआ था वो एक हो गया। 2019 में जुआन गुआइडो को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित करने का समय आया। मारिया ने कहा अगर चुनाव हो तो मैं लड़ूंगी, लेकिन मादुरो ने कुचल दिया। कोविड महामारी में वेनेजुएला का और बुरा हाल हो गया। वैक्सीन नहीं, भोजन नहीं, लोग सड़कों पर। मारिया रेडियो पर आई, हर हफ्ते वे विश्लेषण करती तानाशाही कैसे लोकतंत्र को निगल रही है। फिर आ गया 2023 विपक्षी प्राइमरी। मारिया ने भाग लिया और 92% वोटों से जीत हासिल की और वे बनी 2024 राष्ट्रपति चुनाव की एकता उम्मीदवार। लाखों लोग सड़कों पर उतरे, काराकास से मातुरिन तक रैलियां। मारिया ने कहा ये चुनाव नहीं, आजादी का जंग है। लेकिन मादुरो ने फिर खेल दिया एक गंदा खेल। चुनाव आयोग ने मारिया को अयोग्य घोषित कर दिया, कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और फिर उनकी जगह पुरीना योरिस को नामित किया गया, लेकिन उन्हें भी रोका। आखिरकार एडमुंडो गोंजालेज उम्मीदवार बने। 28 जुलाई 2024 को चुनाव हुए। विपक्ष के पास सबूत थे, 80% से ज्यादा वोट गोंजालेज को, लेकिन चुनाव आयोग ने मादुरो को विजेता घोषित कर दिया। धांधली साफ थी, वोटर रजिस्टर फर्जी, गिनती गायब। प्रोटेस्ट भड़के, मारिया ने नेतृत्व किया, ट्रक पर चढ़कर भाषण दिए, सैनिकों से अपील की, लेकिन सरकार ने दमन बढ़ाया। 30 जुलाई को मारिया को गिरफ्तार करने की कोशिश हुई, वे छिप गई। 14 महीने से भूमिगत जीवन, धूप नहीं देखी, परिवार से दूर। बेटी अन्ना उनके साथ रही, लेकिन बाकी देश साथ छोड़ चुका था। फिर भी मारिया ने हार नहीं मानी और फिर 10 अक्टूबर 2025 वो दिन जिस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति का चेहरा मायूस में बदल गया। नोबेल संहिता का ऐलान। वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उनकी अथक मेहनत और तानाशाही से लोकतंत्र की शांतिपूर्ण संक्रमण की लड़ाई के कारण मारिया को नोबेल शांति पुरस्कार मिल गया। समिति ने कहा वे वो महिला हैं जो बढ़ते अंधेरे में लोकतंत्र की लौ जलाए रखी है। मारिया ने कहा ये पुरस्कार वेनेजुएला वासियों का है, हम जीत के कगार पे हैं। दोस्तों, मारिया की कहानी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक सबक है। मारिया की तरह हमें भी सोचना चाहिए, लोकतंत्र आसान नहीं, वो लड़ाई है, वो बलिदान है। भारत में भी जब तानाशाही की छाया आती है तो मारिया की जैसे आवाजें जरूरी पड़ जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं क्या लगता है मारिया की जीत कब होगी। सब्सक्राइब करें और याद रखें सच्चाई कभी हारती नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।